महक काल नाग को शिकस्त देकर काल गुरु के पास भेज देती है। काल गुरु तैश में नागिन से इंतकाम लेने के लिए कहता है। अब आगे। महक, क्या हुआ तुमको? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लो तुम दवाई ले लो। महक, विजय को दवाई देकर मेरे पास आना। उधर विभा अपने खाविंद के साथ शहर जा रही होती है। अभी और कितना टाइम लगेगा? इतना बोल ही पाती है कि अचानक उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और विभा उछलकर पास की खाई में जा गिरती है। महक को इस हादसे का पता लग जाता है तो वो फिर से नागिन रूप लेकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है तब तक विजय के वालिद फौत हो चुके होते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? आंटी जी कहाँ हैं? इधर उधर देखकर बोली। तभी वो आंखें बंद करके देखती है विभा बेहोश होकर नदी में पड़ी है और पानी के बहाव के साथ इधर उधर बहती जा रही है। महक पानी में गोता लगाती है और विभा को अपनी पूंछ से बांधकर किनारे पर ले आती है। आंटी जी उठिए, आंखें खोलकर बोलती है। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? कहाँ हूँ मैं? तभी एक लड़की दौड़कर नरगिस के करीब आती है। मुझे बचा लो, न जाने क्यों कुछ सांप मेरे पीछे पड़े हैं। मैं तो बस जंगल घूमने आई थी। नरगिस को भी लड़की के अंदर नाग के होने का एहसास होता है। नरगिस लड़की को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निरूपा है। मैं घर से घूमने आई थी तो सांप मेरा पीछा करने लगे और तब तक सारे सांप वहाँ आ जाते हैं और नरगिस को देखकर ठहर जाते हैं। नरगिस कुछ समझ नहीं पाती, इसीलिए वो अपनी ताकत से सांपों से गुफ्तगू करने लगती है। कौन हो तुम? क्यों पड़े हो इस लड़की के पीछे? कौन है ये लड़की? हे नाग देवी, हम तुम्हारी वजह से ही नाग में तब्दील हुए हैं। नरगिस आंखें बंद करके देखती है कि कुछ लोग उसे छूने से सांप बन रहे हैं और फिर करीब खड़ी निरूपा के बारे में भी सब कुछ जान लेती है। हम तुम्हारी ही शक्ति हैं और तुम में ही समाना चाहते हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं करीब ही गांव में अपने भाई और मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। निरूपा, तुम इस जख्मी औरत को अपने साथ ले जाओ। मुझे वैसे तो बहुत कुछ बताना है तुम्हें, पर अभी कुछ जरूरी काम है तो मैं बाद में आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और नरगिस विभा को निरूपा के पास छोड़कर चली जाती है। महक की तरफ देखा और बोला, महक, तुम आज मुझे वाकई में परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गुस्से में चाचा चाची की तरफ देखती है। चाचा चाची अपने कमरे में चले जाते हैं। क्या तुमने ही कुछ किया है क्या सुंदर? हाँ, उनका खेल खत्म आज। लेकिन विभा के घर न आने की वजह कर विजय बहुत परेशान था तो वो उनकी तलाश में रात में ही निकल पड़ता है। चाची, मैं देख कर आता हूँ, कहाँ रह गए दोनों? मैं भी साथ चलूं विजय? और अकेला ही चला जाता है। लेकिन महक फिर से नागिन बनकर विजय की कार से लिपट जाती है। विजय अचानक ही कार रोक देता है। कौन हो तुम? मेरी ही कार मिली है क्या फौत होने के लिए? फौत तो तुझे होना होगा, तुझे। विजय को कार से खींचता हुआ बोला। विजय उसे धक्का देकर दूर गिरा देता है। लड़का उठकर विजय पर फिर से वार करता है। इस बार विजय उसकी गर्दन पकड़कर गला घोटने ही वाला होता है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाता है और विजय के हाथों से फरार हो जाता है और विजय को गिरा देता है। लड़का एक नाग बनने लगता है। ये देखकर विजय खौफजदा होता है, लेकिन जैसे ही वो विजय को डसने वाला होता है, महक नागिन रूप में आकर उसे अपने दांतों के दरमियान पकड़ लेती है। काल नाग, इतना आसान नहीं है नागेश को नरगिस से दूर कर पाना। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाई? काल नाग नागिन की दांतों के दरमियान से गायब हो जाता है और फिर दूर खड़ा होकर कहता है, नागिन, तू पिछली बार इसलिए बच गई थी कि मुझे तुझको काबू में करना आता नहीं था, लेकिन अब मुझ में वो ताकत है जो तुझे कत्ल करने के लिए काफी है। और नागिन पर अपनी नजरों की ताकत से वार करता है। नागिन वहाँ से हट जाती है। आंखों से निकलती हुई ताकत पत्थर पर लगती है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तू बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती है, इसलिए बच गई। इस ज़र्ब से बच पाना मुश्किल है, मुश्किल। और नागिन की तरफ जहरीली फूंकार छोड़ता है।
नागिन अपनी ताकत से अपनी चारों तरफ एक हिफाजती ढाल बना लेती है, जिसे कालनाग की ताकत भेद नहीं पाती। बच पाना तो तेरा भी मुश्किल है कालनाग। और हिफाजती ढाल से होते हुए कालनाग के जिस्म के पार निकल जाती है। कालनाग जख्मी होकर गिर जाता है। नागिन उठकर बोलती है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे और नागेश के बीच में आने वाले को मरना ही होगा कालनाग। और एक जहरीली हवा कालनाग पर छोड़ती है। कालनाग को एहसास होने लगा था कि वो अब नागिन के वार से जिंदा नहीं बच पाएगा। सुन नागिन, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मरते मरते तुझे ऐसी मौत देकर जाऊंगा कि तू हर लम्हा मरेगी। और विजय को अपनी पूंछ में बांधकर आसमान में उड़ता है और फिर गायब हो जाता है। नागिन उसका पीछा तो करती है, लेकिन उसे मालूम नहीं हो पाता कि वो कहाँ चला गया। बादलों में खड़ी होकर, कहाँ गया कालनाग? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है मेरी ताकत कम हो गई है। कुछ भी हो, मुझे अपने नागेश को ढूंढना ही होगा। अकेले उस कालनाग के साथ छोड़ नहीं सकती। कालनाग विजय को पूंछ से बांधकर ले जा रहे होते हैं। तभी उन्हें नागराज मिल जाते हैं। रुक जा कालनाग, तू नरगिस की आली नजरों से तो बच गया, पर मुझसे नहीं बच पाएगा। नागराज, मुझे जाने दो। मैं बिला वजह किसी को मारना नहीं चाहता। मेरे काम में दखल मत दो। नागराज जख्मी कालनाग पर जहर की फुकार से बारिश करते हैं। कालनाग अपनी ताकत से नागराज के इस वार का असर कम कर देते हैं। नागराज, मैंने कहा मुझे जाने दो। मेरी पैदाइश उस मणि को हासिल करने के लिए हुई है। मेरे और नागमणि के बीच में मत आओ। मेरे लिए अच्छा बुरा सोचना बंद कर और अपने खुद की हिफाजत कर। नागराज कालनाग को आग से जलाने के लिए उस पर आग छोड़ देते हैं। कालनाग अपनी ताकत से पानी की बारिश करते हैं, जिससे नागराज की आग वाली बारिश कम हो जाती है। नागराज इस बार अपनी कुव्वत से कालनाग के जिस्म से टकरा जाते हैं, जिससे कालनाग अपना जिस्म छोड़कर जटा बन जाता है और विजय छूटकर पत्थर से टकरा जाता है। नरगिस विजय को ढूंढने के लिए कुछ खास तरंगे भेजती है। तरंगे किसी अनजानी तरंगों से टकराकर नरगिस के पास लौट आती हैं। कौन है वो जिसकी तरंगे मुझसे मिल रही हैं? कहीं ये कालगुरु तो नहीं? हाँ, शायद ये कालगुरु ही हो। और तरंगों की तरफ आगे बढ़ती है। नरगिस वहां पहुंच जाती है और उसे दिखाई देता है कि कोई साधु वहां अकीदत में है। आ जाओ नरगिस, आ जाओ। बड़े प्यार से बोलता है। नरगिस सोच में पड़ जाती है कि वो उसे कैसे जानते हैं। ऐ बाबा, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम काल भैरव है और काल गुरु मेरा ही शागिर्द है। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी की दास्तान जानता हूँ। मैंने काल गुरु को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अगर आपको सारी मालूमात है ही तो मुझे बस इतना बताएं कि कालनाग मेरे नागेश को लेकर कहाँ गया होगा? कालनाग का खात्मा हो चुका है। किसने मारा उसे और मेरी रूहानी नजरें उसे क्यों नहीं देख पाई? नरगिस, कालनाग के अंदर काल गुरु की ताकत थी, इसलिए उसकी वजह से ही तुम्हारी ऐली नजर कम हो गई और तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा था। मुझे मेरे नागेश के बारे में बताओ, वो कहाँ है? नागेश को नागराज ने कालनाग से बचा लिया है। वो नागलोक में ही है। नरगिस वापस नागलोक की तरफ चल देती है और नागलोक में नागदेव के पास पहुंच जाती है। नागदेव, मेरा नागेश कहाँ है? नरगिस, तुम्हारा नागेश नागलोक में ही है, लेकिन नागराज और कालनाग के बीच हुई जंग में नागेश पत्थर से जा लगा, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। गमगीन होकर बोलती है, ऐ नागदेव, नागेश की याददाश्त वापस लाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? नागेश के वक्त के माजी के कुछ लम्हात को उसको याद दिलाना होगा, तभी उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। नरगिस विजय को लेकर निरूपा के पास पहुंच जाती है। निरूपा नरगिस को देखकर पहचान जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। निरूपा, तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे लिए परेशानी ही साथ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो लोगों की मदद करने की आदत है और मेरे वालिद साहब तो हकीम हैं, वो तो इनका इलाज कर देंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, रवीश कैसा है? सोचते हुए बोली, तुम रवीश को जानती हो? लेकिन कैसे?
निरूपा, शायद तुम्हें याद होगा, बचपन में तुम और रवीश सोने के अंडे उठाकर अपने घर ले गए थे, जिसमें नाग नागिन निकले थे। मैं और रवीश घर से घूमने निकले थे क्योंकि मम्मी पापा दवाई की तलाश में दूसरे गांव में चले गए थे और हम दोनों तन्हा ही थे घर पर। नरगिस मुस्कुरा कर बोलती है। और निरूपा, फिर हमें नागेश और वो लड़की नरगिस मिली, फिर पता नहीं अचानक वो कहाँ चले गए। वो नरगिस और रजनी मैं ही हूँ निरूपा। लेकिन कैसे? कालगुरु की ताकत से मैं नागिन रूप को नागेश की आगोश में छोड़कर नागलोक की तरफ चली गई। नरगिस नागलोक की तरफ जा रही होती है। नागलोक पहुंचकर नागगुरु नागार्जुन से मिलती है। नरगिस हाथ जोड़कर नागगुरु को सब कुछ बताती है और फिर बोलती है, हे नागिन, मैं तुमको नागेश के पास दूसरी शक्ल में भेज तो दूंगा, लेकिन तुम्हें माजी का कोई भी वाकया याद नहीं रहेगा। लेकिन नागदेव, फिर मेरा और नागेश का मिलन कैसे होगा? वो मुझे कैसे पहचानेगा? नरगिस, तुम बहुत जल्दी ही बलूगत को हासिल कर लोगी। उसके बाद नागेश तुम्हें खुद पहचान लेगा। तुम्हारी मोहब्बत की ताकत को देखकर मैं तुम्हें ये तोहफा देता हूँ। और फिर निरूपा, नागदेव की बख्शिश से मैं रजनी बनकर तुम सबके पास आई। तभी नागेश ने तुमको बोला था कि मैं तुम्हें देखते ही जान गया था कि तुम नरगिस हो। हाँ निरूपा, और जिस कालगुरु ने हमें अलग किया था, उसी की वजह से आज फिर नागेश की याददाश्त खो गई है। लेकिन नागेश है कहाँ? विजय ही मेरा नागेश है और मैं अपनी ताकत से उसकी याददाश्त को वापस नहीं ला सकती। नरगिस, मेरे वालिदैन दोनों गांव में रहते हैं जो विजय की याददाश्त को वापस ला सकते हैं। मैं विजय को अपने साथ लेकर जाती हूँ। निरूपा विजय को अपने घर ले आती है, जहाँ विजय की वालदा विभा और विजय की मुलाकात होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। निरूपा के वालिद नंद प्रकाश और वालदा सुगंधा निरूपा और विजय के पास आते हुए बोलते हैं, ये कौन है निरूपा? ये रवीश का दोस्त है जो अपनी याददाश्त खो चुका है। इसे मैं इलाज के लिए अपने साथ ले आई। उधर कालगुरु काल नाग के मरने से तैश में आ जाता है। गुस्से में आकर वो एक नारियल फोड़ता है, जिसका एक खौफनाक नेवला बन जाता है। कालगुरु नेवले की तरफ देखता है। नेवला कालगुरु को देखकर बोलता है, उस्ताद जी, मैं आपकी नजरों में देखकर ही समझ गया कि मेरी पैदाइश का मकसद क्या है। आऊजा, तुम नेवलों में से सबसे ताकतवर और अक्लमंद नेवले हो। मेरे कहने पर तुमने बड़े से बड़े नागों का कत्ल किया है। उस्ताद जी, ये आप ही की ताकत है जिससे मैं अब तक इतने सारे नागों को हरा पाया हूँ। मैं आपके इस मकसद को भी पूरा करूँगा। मुझे इजाजत दें उस्ताद जी। कालगुरु सहरसाजी से लैस एक माला नेवले की तरफ फेंकता है, जो उसके गले में जाकर गिर जाती है। ये लो, ये तुम्हारी ताकत को दुगना कर देगा और जब तक तुम्हारे गले में रहेगा तब तक तुम्हारा कत्ल करना नामुमकिन होगा। अब अपने मकसद की तरफ जाओ। जो हुक्म उस्ताद जी। निरूपा विजय और विभा को दवाई देकर सोने के लिए बोलती है। विजय और विभा कमरे में चले जाते हैं। आहूजा नंद प्रकाश के दर पर हाजिर होता है और सोचता है कि पहले मैं किसका खात्मा करूं, नाग का या नागिन का। मुझे नाग का खात्मा करना चाहिए, जिसके हिज्र में नागिन खुद ही मर जाएगी। लेकिन ये कारनामा बहुत चालाकी से करना होगा और वहाँ से चला जाता है। नरगिस को कुछ अनहोनी होने का एहसास होता है, जिससे वो नागेश के पास आने के लिए उठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है तो देखती है कि दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। नरगिस नागिन रूप बनाकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही बाहर देखती है, नेवले ने उसके कमरे को घेरा हुआ है। आहूजा नागिन के फन पर अपनी ताकत छोड़ता है, जिससे नागिन बेहोश होकर कमरे में गिर जाती है। आहूजा विजय के पास पहुंचता है। तुझे मारने के लिए मुझे वो शक्ल भी अख्तियार करनी पड़ेगी जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। और एक नाग बन जाता है और जाकर विजय को डस लेता है। विजय की वालदा सांप को काटते हुए देख लेती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और उसे वो सब याद आता है जब विजय को झाड़ी वाले सांप ने काटा था और महक ने उसे बचा लिया था। विभा बहुत तेज चिल्लाती है, बेटा! क्या हुआ आंटी जी? कोई बचाओ मेरे बेटे को, सांप ने काटा है उसे। कहाँ गया सांप? तब तक निरूपा के वालिद साहब भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रही हो? अब्बा, विजय को सांप ने काट लिया है।
निरूपा के वालिद विजय को जड़ी बूटी लगाते हैं, जिससे उसका जहर धीरे धीरे कम हो जाता है। बेटा, मैंने विजय को दवाई दे दी है। इसे आराम की जरूरत है। जब इसे होश आ जाए तो मुझे एक बार इत्तला कर देना। मैं एक बार और इसकी तकरीब देख लूंगा। ठीक है अब्बा। इस हादसे से विभा की याददाश्त वापस आ जाती है। विजय को होश आ जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, तभी विभा को देखकर बोलता है, क्या हुआ आंटी जी? ऐसे क्यों रो रही हैं आप? मुझे आपको ऐसे रोता हुआ देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा, तू मुझे आंटी क्यों बोल रहा है? आंटी जी, और क्या बोलूं मैं आपको? विभा विजय को देखकर रोते रोते बोलती है, तुझे क्या हो गया बेटा? तुझे क्या हो गया? निरूपा विभा को कमरे से बाहर ले आती है और फिर उन्हें बताती है, आंटी जी, विजय किसी चीज से टकरा गया है, जिससे उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन मुझे लगता है इसकी याद भी आप ही की तरह वापस आ सकती है। निरूपा विजय को दवाई देकर आराम करने को बोलती है और विजय लेट जाता है। विभा को अपने खाविंद की याद आती है। मेरे शौहर कहाँ हैं? आप ही मिली मुझे तो, वहां कोई और नहीं था। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। इन दोनों की बात विजय को सुनाई देती है और वो भी जबरदस्ती चलने की जिद करते हुए उनके साथ चल देता है। विभा फिर अपने खाविंद को खोजने के लिए विजय और निरूपा के साथ चल देती है। उधर महक उन नेवलों से खुद को बचाने के लिए नागराज से इल्तिजा करती है, हे नागराज, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। नागराज को नरगिश की इस इल्तिजा का पता चलता है तो अपनी ताकत से नेवलों को गायब कर देते हैं। महक नागराज को बोलती है, शुक्रिया नागराज। महक, तुम्हारी मोहब्बत की ताकत के आगे सबको झुकना ही पड़ेगा, और अगर आगे भी मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी नागराज। फिर महक वहां से निकल जाती है और रास्ते में एक इंसानी शक्ल लेकर विभा, विजय और निरूपा से मिलती है। तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो? विभा रोते हुए बोलती है, कुछ दिन पहले यहाँ एक हादसा हुआ था, एक औरत और एक आदमी का। हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? औरत और मर्द का नहीं, सिर्फ मर्द का हुआ था, क्योंकि उसकी लाश ही मिली थी यहाँ से। कोई औरत तो नहीं थी उसके आसपास। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हमें छोड़कर ऐसे तो नहीं जा सकते। अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहता है। विभा ये सुनकर वहीं बेहोश हो जाती है। निरूपा भागकर एक पत्ते में पानी लेती है और विभा के ऊपर छिड़क देती है। फिर निरूपा विभा को होश में लाती है और विभा को संभालते हुए बोलती है, आंटी जी, ये सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खुदा के आगे किसकी चलती है। चलिए अब घर वापस चलते हैं। नहीं, मैं कितनी अभागन हूँ, आखिरी बार अपने शौहर को देख भी नहीं पाई। ये तो सब खुदा की मर्जी थी आंटी जी, अब आपको विजय के लिए जीना ही होगा। विभा रोते रोते बोलती है, निरूपा, हमारे लिए इतना सब करने के लिए शुक्रिया बेटा, लेकिन अब मुझे अपने बेटे को घर लेकर जाना है। विभा विजय को लेकर घर की तरफ रवाना होती है। महक भी नागिन रूप बनाकर उनके पीछे पीछे रवाना हो जाती है। आहूजा अपनी ताकत को इस तरह कमजोर होते देखकर डर जाता है और बोलता है, कौन है मेरी ताकत को जो ललकार रहा है, मेरे मकसद में रुकावट बन रहा है? तभी आहूजा के पास किसी के रूहानी ताकत का एहसास आता है। आहूजा इंसानी शक्ल बनाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है और आने वाले इशारे को सुनता है। आहूजा, मैं काल गुरु हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। तुम उस नागिन को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, क्योंकि अब उसके साथ देव की ताकत भी है। जिसने तुम्हारी ताकतों को कम किया वो नागराज की ताकत है। अब तुम एक इंसानी शक्ल बना के नागिन के साथ ही रहो। मौका पाते ही उस लड़के को कत्ल कर देना। जो हुकुम उस्ताद जी।
आहूजा एक पंडित की शक्ल बनाकर विभा के घर चला जाता है। अलग निरंजन, मुझे भिक्षा दो। रेखा खैरात देने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचती है तो आहूजा बोल पड़ता है। रुको, क्या हुआ पंडित जी? नागिन का साया है इस घर पर, तुम पर भी। लेकिन मैंने तो आज तक कोई नागिन देखी ही नहीं है यहाँ। तुम्हारी बेटी ने जहर वाला खाना खाया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उस नागिन की वजह से। वो अभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रही, पर बहुत जल्द ही तुम सबको कत्ल कर देगी वो। रेखा जहर वाली बात सुनकर खौफजदा होती है और बोलती है, पंडित जी तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे हर बात का इल्म है लड़की, और तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में भी। लेकिन महाराज तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा। देखो, तुमको ये जायदाद चाहिए और मुझे वो नागिन। मैं हम दोनों का काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? खौफजदा मत हो, मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ। तो क्या चाहिए आपको? मुझे उसके लिए यहाँ पर रहना होगा, तुम्हारे घर पर ही। ठीक है, तुम कल आ जाना। मैं सबसे कह दूंगी कि तुम हमारे दूर के रिश्तेदार हो। तब तक विभा और विजय वहां आ जाते हैं और महक भी अपने कमरे से निकलकर आ रही होती है। लेकिन जैसे ही आहूजा को वहां देखती है तो वो उसे पहचान लेती है और रुक जाती है। रेखा विभा को बोलती है, माँ जी ये मेरे चाचा का लड़का श्रीकांत है। कुछ काम से यहाँ आया था तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ ही रुक जाए। ठीक है रेखा, इनके रहने का इंतजाम करो। माँ जी वो तो मैंने रात को ही कर दिया था जब मुझे पता चला कि ये आएंगे। महक को दूर खड़ा देख श्रीकांत बोलता है, ये लड़की कौन है और इतनी दूर क्यों खड़ी है? ये हमारे खानदान की ऐसी मेहमान है जो यहीं बस गई। नहीं नहीं, रेखा तो बस मजाक करती है। ये महक है, हमारी मेहमान थी पहले, पर अब खानदान के फर्द जैसी ही है। विभा महक को देखकर बोलती है, बेटा महक यहाँ आओ और श्रीकांत को नमस्ते करो। महक भी हिचकिचाते आ जाती है और घूर कर देखते हुए श्रीकांत को बोलती है, नमस्ते भैया। श्रीकांत भी मुस्कुराते हुए बोलता है, नमस्ते महक। जब कोई श्रीकांत के आसपास नहीं होता तो महक उसके पास जाती है और बोलती है, यहाँ आने का क्या मकसद है अब तुम्हारा? क्यों आए हो यहाँ? अगर मेरे खानदान या मेरे विजय को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। श्रीकांत हंसते हुए बोलता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन। तू और तेरे जैसे रेंगने वाले ये और सांप हम जैसे ताकतवर नेवले के आगे कुछ नहीं है। शायद तू भूल गई है, तू मुझसे कमतर है। ताकत कम है तो क्या, मैं सच्ची हूँ और मेरी मोहब्बत सच्ची है। तो अगर इस बार मेरे विजय को तू कुछ भी करेगा तो मरेगा तू। इतना बोलकर नागिन चली जाती है और नागराज की इबादत करती है। कुछ वक्त बाद नागराज हाजिर होते हैं और बोलते हैं, मैं सब जानता हूँ नरगिस कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। नेवले की ताकत तुमसे ज्यादा है, पर अगर तुम मेरी तंसीब विजय के कमरे में कर दो तो ना तो नेवला विजय को नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही उसके करीब आ सकता है। ठीक है नागराज, मैं आपकी मूर्ति नस्ब कर दूंगी। अगले दिन महक नागराज की मूर्ति की नस्ब के लिए विभा को बोलती है, आंटी जी आज तक नागदेव ने विजय की हिफाजत की है। मैंने सुना था कि अगर नागराज की मूर्ति की इस्तेवार किसी के कमरे में हो जाए तो उस इंसान का कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, वैसे मैं ये सब नहीं मानती, लेकिन अपने बेटे की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसी रात रेखा सो रही होती है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं तो वो देखती है कि उसके कमरे की दीवार पर बहुत सारे सांप चल रहे होते हैं। रेखा ये सब देखकर खौफजदा होती है और भागकर श्रीकांत के कमरे में जाती है और डरते डरते बोलती है, उठिए गुरुदेव और मेरी हिफाजत कीजिए। श्रीकांत की आंखें खुल जाती हैं। वो उठकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें?
इतनी रात में मेरी नींद में खलल डालने की वजह? मेरे कमरे में बहुत सारे सांप हैं। गुरुदेव, आप दुरुस्त कह रहे थे। इस घर में सच में किसी नागिन का साया है। ये सब तुम्हारे साथ उस नागिन ने ही किया है। अगर तुम चाहती हो कि उसकी ताकत कम हो जाए और वो तुम्हारे परिवार को कुछ ना करे, तो कल विभा जो विजय के कमरे में इबादत करेगी, उसको किसी भी तरह रोकना होगा तुम्हें। ठीक है गुरुदेव। अगले दिन रेखा पहले विभा से बात करने की कोशिश करती है। बाजी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? कितनी बार सांप ने विजय को डसा है, फिर भी आप ये सब कर रही हैं। इससे हमारे विजय पर मुसीबत आ सकती है। इतना सुनते ही महक वहां आ जाती है और बोलती है, पर आंटी जी, सांपों ने तो विजय की बहुत बार हिफाजत की है। जब उन लड़कों ने मारा तब भी सांप कभी भी विजय को ईजा नहीं पहुंचा सकते। तुम सही बोल रही हो महक, और आज तक हर बार नाग ने ही हमारी हिफाजत की है। मैं जरूर करूंगी ये इबादत। कुछ देर बाद रेखा के इसरार करने के बावजूद विभा विजय के कमरे में मूर्ति की तामीर कर देती है, जिसे देखकर रेखा तैश में श्रीकांत के पास जाती है। मुझे माफ कीजिए गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बाजी ने मेरी एक बात न सुनी। बेवकूफ खातून, तेरी बेवकूफी के चक्कर में मेरा बना बनाया खेल खराब हो गया। विभा श्रीकांत को इबादत में शामिल करने के लिए बुलाती है और वो विजय के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंचता है, विजय के कमरे में बने नागराज की मूर्ति का मुहाफिज उसे दूर फेंक देता है। सारे लोग श्रीकांत को गिरा देखकर भाग कर जाते हैं। क्या हुआ श्रीकांत आपको? कुछ नहीं, शायद मैं फिसल गया। पर भैया, वहाँ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे आप फिसल जाएं। महक, हो सकता है तुमको न नजर आई हो। श्रीकांत गुस्से में वहां से अपने कमरे में लौट जाता है। रेखा उसके कमरे में उसे बुलाने के लिए जाती है। आप बाहर क्यों नहीं आ रहे गुरुदेव? आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। रेखा वहां से चली जाती है। अगली सुबह श्रीकांत नंदिनी की चाय में जहर डालता है, जिससे नंदिनी बेहोश हो जाती है और श्रीकांत सारा इल्जाम महक पर डाल देता है। ये लड़की मनहूस है आपके घर के लिए, इसी की वजह से नंदिनी बेहोश हो गई। महक, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, मेरी बच्ची को बख्श दे। जिस घर ने तुझे पनाह दी है, तू उसी घर के लोगों को मारना चाहती है। नहीं आंटी जी, ये झूठ है। मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। मैं नागराज के बुत की कसम खाकर कहती हूँ। महक मूर्ति की कसम खा लेती है। विभा भी महक का यकीन करती है और नागराज की मूर्ति के सामने दिया जलाकर बोलती है, नागराज, आपका इस घर में ताजीम करने वाली महक ही है। आज उसको आपके रहम की जरूरत है, उसकी मदद करें। महक नंदिनी की तरफ देखती है। उसे जहर का पता चल जाता है। फिर महक अपनी नजरों से नंदिनी के जिस्म से जहर निकाल देती है और नंदिनी को होश आ जाता है। नंदिनी, तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा रेखा, नागराज की वजह से आज नंदिनी बिल्कुल ठीक है। तुम बेवजह हमेशा ही महक पर शक करती रहती हो। रेखा कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है और दिल ही दिल में बोलती है, मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी इन लोगों की वजह से। महक विजय के पास आती है। अब तुम कैसे हो विजय? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बता, तुम कैसे परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे महक, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं। महक डर कर बोलती है, नहीं विजय, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अभी तुम कुछ दिन इसी कमरे में रहो। तुम भी सबकी तरह ऐसे मत बोलो। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ और ऊब जाता हूँ इस कमरे में। महक हंसने लगती है। तुम क्यों हंस रही हो महक? विजय, तुम्हें पता है, जब तुम ऐसी रोनी सी शक्ल बनाते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। अच्छा जी, मुझे नहीं मालूम था कि कोई मुझे इतने गौर से देखता है। महक शर्माती हुई वहां से चली जाती है। अगली सुबह महक मंदिर जाने की तैयारी करती है और विभा को बोलती है, आंटी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। आपको कुछ बाजार से मंगाना तो नहीं है? नहीं बेटा, बस तुम आराम से आ जाना और जल्दी आना।
ठीक है आंटी जी। महक घर से चल देती है। श्रीकांत महक को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। महक को एहसास हो जाता है कि श्रीकांत उसके पीछे आ रहा है, पर वो रुकती नहीं, चलती रहती है और कुछ वक्त बाद मंदिर से पूजा करके बाहर आ जाती है। श्रीकांत एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अचानक महक उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। कहाँ गई ये नागिन? अचानक कहाँ गायब हो गई? श्रीकांत जैसे ही बोलकर पीछे मुड़ता है, महक उसके पीछे ही खड़ी होती है। श्रीकांत यकायक उसे देखकर खौफजदा होता है। महक हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ श्रीकांत, एक नागिन से डर गया? वैसे तो इतना ताकतवर नेवला बना फिरता है। आउजा खौफ खाएगा, वो भी एक अदना सी नागिन से। दिन में ख्वाब मत देख नागिन। ख्वाब मैं नहीं देख रही, तू देखता है ख्वाब मुझे और मेरे विजय को मारने की। श्रीकांत हंसते हुए, नागिन तेरा विजय तो मेरे ही हाथों कत्ल होगा, और वो ही नहीं, उसका पूरा कुनबा। महक को गुस्सा आ जाता है और वो नागिन रूप में आ जाती है और श्रीकांत को अपनी पूंछ से जकड़ लेती है। श्रीकांत तुरंत नेवला बन जाता है और नागिन की पूंछ से निकल जाता है। महक और श्रीकांत दोनों वापस इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। बदसात नेवले, मेरे विजय और उसके खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को कुछ नहीं होगा। नागिन तू देखती रह जाएगी और तेरी नजरों के सामने सबको कत्ल करूंगा। जिस मोहब्बत की ताकत पर इतना फक्र करती है तू, तेरे नाक को फौत होते ही तेरा फक्र और तू मेरे कदमों में मिलोगे। ऐसा कभी नहीं होगा आहूजा। रेखा महक और श्रीकांत का पीछा करते हुए वहां आ गई थी और दोनों की सारी बातें सुन लेती है और दोनों के असली शक्ल को भी देख लेती है और खौफजदा होती है। फिर रेखा डरते हुए घर की तरफ चल देती है। महक रेखा को देख लेती है। रेखा घर पहुंचकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। विभा बहुत कोशिश करती है रेखा से बात करने की, पर रेखा कुछ नहीं बोलती। तभी महक घर आ जाती है। महक बेटा, पता नहीं रेखा को आज क्या हुआ है। आज से पहले मैंने उसे कभी ऐसा डरा हुआ नहीं देखा। कुछ नहीं हुआ होगा आंटी जी, बस वो थक गई होंगी। वैसे भी नंदिनी के साथ जो हुआ उसको लेकर शायद वो डर गई हो। हाँ, शायद वो नंदिनी को लेकर ही फिक्रमंद होगी। श्रीकांत भी वापस घर आ जाता है और रेखा के पास जाता है। मुझे मालूम है रेखा, आज तुमने मेरी और महक की असली शक्ल देख ली है, लेकिन मैं तुम्हारे कुनबे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन वो नागिन बार बार तुम्हारी बेटी को मारना चाहती है। ऐसा ना बोले गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। बस उस नागिन को इस घर और बेटे की जिंदगी से दूर करे। अब मैं उसका मनहूस साया अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। ठीक है, तुम सिर्फ मेरी मदद करो। श्रीकांत ये बोलकर रेखा के कमरे से चला जाता है। अगले दिन रेखा और श्रीकांत विजय को कमरे से बाहर लाने के लिए घूमने का प्लान करते हैं और सबके सामने रेखा बोलती है, दीदी मैं सोच रही थी कि बहुत दिन से विजय घर से बाहर नहीं गया और हम सब के लिए भी कुछ अलग माहौल हो जाएगा। चाची जी, आपने बहुत वाज़ेह सोचा। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था बाहर जाने का। ठीक है, अगर तुम सबको यही सही लगता है तो चलो तैयारी करो चलने की। महक फिर से डर जाती है और विजय को जाने के लिए मना करती है। विजय, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ बाहर। महक, तुम बिना बात के जिद कर रही हो। तुम लोग मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो हमेशा के लिए तुम हो ना, मुझे बचाने के लिए। और हंसने लगता है। विजय, ये मजाक का वक्त नहीं है, समझो मेरी बात को। महक बहुत कोशिश करती है विजय को रोकने की, पर विजय नहीं सुनता और थोड़ी देर बाद सब लोग घूमने के लिए बस से रवाना होते हैं। अचानक सामने से ट्रक आ जाता है और गाड़ी पुल पर लटक जाती है। सब डर जाते हैं और डर से आंखें बंद कर लेते हैं। श्रीकांत दिल ही दिल में महक से कहता है, नागिन अब कैसे बचाएगी अपने खानदान को। महक सबको अपनी ताकत से बेहोश कर देती है और फिर खिड़की से नागिन की शक्ल में निकल जाती है और एक वसी नागिन में बदल जाती है।
फिर अपनी पूंछ से बस को खाई में गिरने से बचाने की कोशिश करती है। महक बस को पूंछ से खींचने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। फिर महक सबको घर लेकर आती है। सबको होश आ जाता है। फिर सब महक और श्रीकांत से पूछते हैं कि हम सब कैसे बचे। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं भी बेहोश हो गई थी, पता नहीं कैसे। जब मुझे होश आया तो हम सब अपने घर में सही सलामत थे और मैं आप सबको जगाने की कोशिश में ही लगी हूँ तब से। विभा श्रीकांत से तलब करती है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है श्रीकांत? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे लगता है आंटी जी ये सब नागराज ने किया है, हमेशा की तरह हमारी हिफाजत की। सारे लोग नागराज के बुत के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर इबादत करते हैं और शुक्रगुजार होते हैं। अगली सुबह महक गुस्ल करके सर पर तौलिया लपेटे गुस्ल खाने से बाहर आती है। फिर तौलिया हाथ में लेकर जुल्फों को झटकती है। तभी विजय पीछे से आ जाता है और कुछ पानी की बूंदें विजय पर गिर जाती हैं। मुस्कुराकर बोलता है, ये मोती मुझे छूकर खलबली मचा रहे हैं। तुम्हें ऐसे देखकर लगता है ऐसे ही देखता रहूं। अच्छा जी, ऐसे ही देखते रहोगे तो तुम बहक सकते हो। इस नूर को देखकर कोई भी बहक सकता है। महक शर्माते हुए अपनी पलकों को झुका लेती है और जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर पानी से फिसल जाता है। महक गिरने ही वाली होती है कि तभी विजय उसे थाम लेता है। इतनी आसानी से गिरने नहीं दूंगा तुमको। कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ। महक संभल कर बोलती है, विजय कभी किसी को देखकर तुम्हारी धड़कनें तेज हुई हैं? खुद पर काबू खोने लगे, बस दिल चाहे कि उसका हो जाऊं या फिर उसे अपना बना लूं। हाँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है किसी को देखकर। महक गुस्से में पूछती है, किसे देखकर? कौन है वो? विजय महक को थामकर अपने करीब खींच लेता है। हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों के जवाब नजरों से ढूंढने पड़ते हैं मैम साहब। मुझे तो इन आंखों में बस मैं ही दिख रही हूँ। अभी बस आंखें ही देखी हैं तुमने, तभी तुम्हारे नजदीक होने पर ये धड़कनें कितनी तेज हो जाती है ये सुनना। कितना झूठ बोलते हो तुम। वैसे आज क्या हो गया तुमको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? विजय कुछ नहीं बोलता और महक को आगोश में ले लेता है और बोलता है, महक मेरा दिल करता है कि इस पल को कहीं न जाने दूं। तो रोक लो इस पल को विजय, बहुत सुकून है इस पल में। इतने में महक की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। महक, तुम्हारी ये नम नजरें मुझसे बहुत सवाल करती हैं। इन सवालों के जवाब भी इन आंखों में ही हैं। विजय महक की आंखों में देखता है। इतनी गहराई, इतना सुकून है आज इन आंखों में। ये आंखें हैं कि जन्नत। मुझे बस मैं ही नजर आता हूँ इनमें और मुझे मेरा जहां नजर आता है इनमें। महक विजय को फिर से गले लगा लेती है और बोलती है, विजय मेरा जहां, मेरी दुनिया, सब तुम ही हो। तुमसे आगाज होकर मैं तुम पर ही इख्तिताम करती हूँ। महक, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कुछ ही दिनों में जो तुमने मेरे और मेरे कुनबे के लिए किया, मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारा होने से। अब कुछ भी करना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। विजय, ये कुछ दिनों की नहीं, जन्मों की मोहब्बत है। महक विजय को छोड़ती हुई बोलती है, आज ही सारा प्यार दिखाना है विजय, कोई आ जाएगा। लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे, बहुत कुछ सुनना है, सुनाना है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बरसों की शिकायत करनी हो मुझसे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। रात को मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा मंदिर के पास। महक मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर मैं नहीं आई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी नजरों में मोहब्बत है मेरे लिए। तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, पूरा भरोसा है मैडम। तभी वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है। महक बाजी, जरा इधर आना। महक नंदिनी के करीब जाती है और बोलती है, क्या बात है नंदिनी, बहुत मसरूर नजर आ रही हो आज तुम। हाँ जी, आज मेरा नतीजा आया है और मैं बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुई हूँ। ये तो अच्छी बात है, इसी तरह तवज्जो से पढ़ाई करो। बाजी, पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा मुझे आपसे दूर रहने के लिए बोलती है। आप इतनी अच्छी है फिर भी। हम सबको अच्छे लगे ये जरूरी तो नहीं है नंदिनी। वैसे क्या कहा चाची ने तुम्हें? मम्मी ने कहा आपसे दूर रहा करूं, आप अच्छी नहीं हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन क्यों? अब ये तो मम्मी जानती होंगी या उनका वो रिश्तेदार।
रिश्तेदार, वो श्रीकांत? हाँ वही, और कौन होगा? क्यों, उसने भी तुम्हें कुछ कहा क्या? हाँ, वो कह रहे थे कि जब तक महक इस घर में है उनका कोई भी काम सही से नहीं होगा। और बाजी, मैंने तो ये भी सुना कि वो तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई तरकीब निकालेंगे। कैसी तरकीब? ये तो मैं नहीं जानती, पर तुम कहीं मत जाना बाजी। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी रेखा के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई तो मदद करो मेरी, विभा बाजी को सांप ने डस लिया है। महक अपनी आंखें बंद करती है और अपनी रूहानी नजरों से देखती है कि आहूजा ने सांप बनकर विभा को डस लिया है। ये सुनकर विजय दौड़कर विभा के पास जाता है और पूछता है, अरे कहाँ गया वो सांप? रेखा एक तरफ इशारा करती है और बोलती है, उधर की तरफ। या खुदा, अब क्या होगा? कोई डॉक्टर को लेकर आओ। तब तक महक भी नंदिनी के साथ वहाँ पहुँच जाती है। विजय, इन्हें उठाकर नागराज के बुत के सामने ले चलो, वही इन्हें ठीक करेंगे। महक अपनी ताकत से तब तक घर के आंगन में एक सांप हाजिर करती है जो सपेरा बन जाता है। सुंदर बीन की आवाज सुनकर बाहर आता है और बोलता है, महाराज अब सही वक्त पर आए हैं। मेरी भाभी को किसी सांप ने डस लिया है, हमारी मदद करें महाराज। देखिए, हम आपके आशियाने में नहीं आ सकते, लेकिन जिसको सांप ने काटा है आप उसको बाहर आंगन में उठा कर ले आओ। विजय और सुंदर विभा को आंगन में लेकर आ जाते हैं। सपेरा जानता था कि अगर वो बीन बजाएगा तो महक को तकलीफ होगी और वो अपना आपा खो देगी, नागिन की सूरत में भी आ सकती है। इसीलिए वो महक को बोलता है, लड़की, तुम पास वाले मंदिर से कुछ भांग के पत्ते ले आओ, तब तक मैं इनका इलाज कर रहा हूँ। महक मंदिर की सूझ चली जाती है। आहूजा इंसानी शक्ल लेने ही वाला होता है कि सपेरा बीन की धुन बजाना शुरू कर देता है। उसकी कुव्वत की वजह से आहूजा इंसानी शक्ल नहीं ले पाता और सांप के शक्ल में ही झाड़ी में छुप जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं इंसानी शक्ल क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? अगर ऐसे ही सांप की शक्ल में रहा तो बीन की धुन सुनाकर ये सपेरा मुझे ये जहर वापस पिलवा देगा। सपेरा बीन बजाता है। आहूजा खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बीन की धुन से वो खुद पर काबू खो देता है और उसे झाड़ी से बाहर आना ही पड़ता है। विजय आहूजा को सांप की शक्ल में देखकर, क्या ये वही सांप है जिसने माँ को डसा था? हाँ, मुझे यही लगता है। सांप मजबूर होकर धीरे धीरे विभा के करीब जाता है और उसका जहर वापस चूस लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब मैं चलता हूँ। जब वो लड़की आए पत्ते लेकर तो उन्हें पीसकर जहाँ सांप ने काटा है वहाँ लगा देना। सपेरा चला जाता है। फिर कुछ देर बाद विभा को धीरे धीरे होश आने लगता है और महक भी मंदिर से बाहर आ जाती है। विजय, लो मैं भांग के पत्ते ले आई। ठीक है, इन्हें पीस लेना और माँ को लगा देना। इतने में विभा को सही से होश आ जाता है। आप दुरुस्त है ना माँ? वो सांप अचानक कहाँ से आ गया? पता नहीं मुझे कुछ भी। अचानक से वो सांप घर में आ गया और मुझे डस लिया। कोई बात नहीं, अब आप दुरुस्त हो। वो तो भला हो सपेरे का जो बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। कौन सपेरा? बड़ी अम्मी, आपके बेहोश होने के बाद एक सपेरा आया था, उसने ही आपकी जान बचाई। ये सब सिर्फ नागराज का ही कर्म है। ये नागराज का कर्म नहीं है। जब से ये बुत घर में आया है तब से ये सब हो रहा है। जहर वापस चूसने पर आहूजा की हालत खराब हो गई थी। वो इंसानी शक्ल में आकर जंगल में ही तड़प रहा था। मदद करो उस्ताद जी। महक नाग की शक्ल में आहूजा के पास जाती है और बोलती है, देखा आहूजा, गलत करने का नतीजा। जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके साथ ही बुरा होता है। नागिन, तू अभी ज्यादा खुश मत हो। तुम मेरी ताकतों को जानती नहीं है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। महक वहाँ से चली जाती है और आहूजा की इल्तिजा कालगुरु तक पहुँच जाती है और कालगुरु सारा हादसा जान जाते हैं। फिर कालगुरु मंत्रों के जहर के असर को खत्म कर देते हैं। मेरी मदद के लिए शुक्रिया उस्ताद जी। आहूजा दिल में सोचता है, अब कोई नई चाल सोचनी पड़ेगी। नागिन, इस बार तेरा और तेरे नाग का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। विजय महक का मंदिर में इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद महक वहाँ पहुँच जाती है। कहाँ रह गई थी तुम महक? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मैं घर से निकल ही रही थी कि अचानक कुछ काम आ गया, बस उसे करने में मसरूफ हो गई। देर से ही सही, पर आई तो हूँ विजय। और हंसने लगती है। अच्छा, अगर इंतजार करते करते मेरी जान चली जाती तो? महक विजय को गले लगा लेती है।
कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतनी सी बात पर इतना डर गई? तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात है, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदगी का एक पल भी तसव्वुर नहीं कर सकती। इतनी जल्द इतनी मोहब्बत कैसे हो गई महक? ये कुछ पलों की मोहब्बत नहीं है विजय, जन्मों की मोहब्बत है। मैं हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। वैसे महक, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बातें तो दिल खुद ही बोल देता है। और क्या क्या कहता है तुम्हारा दिल? मेरा दिल बोलता है हंसते हुए दोबारा यही बोलती है। मेरा दिल बोलता है कि विजय दीवाना है। हाँ, विजय पागल है महक की मोहब्बत में। अच्छा जी, वैसे बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, पर तुम जाओ, मुझे कुछ काम है अपने दोस्तों से। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पर तुम आराम से जाना। महक घर की तरफ रवाना हो जाती है और कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, ओहो, अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अकेले में मुलाकातें होने लगी। महक पीछे मुड़कर देखती है। आहूजा, तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरा पीछा करने की। जरूरत है नागिन, जरूरत है। हम दोनों दुश्मन हैं और दुश्मनी में एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। और हंसने लगता है। तेरा पीछा करना बहुत महंगा पड़ सकता है तुझे, तेरी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। किसको किसकी जान से हाथ धोना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इतना जरूर है नागिन कि मैं तुझे मौत नहीं दूंगा, पर तू तड़पती रहेगी जिंदगी भर अपनी नाक की जुदाई में। मौत से भी बदतर जिंदगी होगी तेरी। गुस्से में, अगर तूने विजय की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। मैं क्यों देखूंगा उसे आंख उठाकर? उस अदना से नाक के लिए मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं? उसकी नजर में कोई और आएगा और वो हमेशा के लिए तुझे भूल जाएगा। तू देखती जा नागिन, क्या करता हूं मैं अब। महक चलने की कोशिश करती है, पर आहूजा आगे खड़ा हो जाता है। फिर महक गुस्से से बोलती है, हट जा मेरे रास्ते से बदकार। आहूजा हट जाता है और हंसते हुए बोलता है, जा नागिन, जल्दी जा, बचा ले अपने नाक को। महक फौरन घर पहुंच जाती है और कुछ देर बाद विजय भी वहां आ जाता है। फिर सब अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात में विजय एक ख्वाब देखता है। विजय एक नाग बन गया है और जमीन पर रेंग रहा है। थोड़ी देर बाद एक नागिन उसके करीब आती है और देखते ही देखते वो एक लड़की बन जाती है। तुम कौन हो? मैं सांप में तब्दील कैसे हो गया? ये सब क्या हो रहा है? तुम एक इच्छाधारी नाग ही हो नागेश, बस अपनी कुव्वत को भूल चुके हो। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। विजय खुद की सूरत बदलने की कोशिश करता है और वो नागेश की शक्ल में आ जाता है। नागेश की शक्ल में आते ही विजय की खौफ से आंखें खुल जाती हैं। विजय उठकर बोलता है, ये कैसा ख्वाब था? मैं नाग हूं? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब था। और विजय दोबारा सो जाता है। अगली सुबह महक बैठी होती है। विजय भी उसके करीब आकर बैठ जाता है और बोलता है, कैसी हो महक? मैं तो ठीक हूँ जनाब, तुम बताओ। क्या बताओ महक, रात एक अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। अजीब कैसे? ऐसा क्या देख लिया? मैंने देखा कि मैं शक्ल बदलने वाला नाग हूं और मेरे सामने शक्ल बदलने वाली नागिन भी थी। सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, क्या सच में विजय, तुम्हें ऐसा कोई ख्वाब आया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? वैसे क्या नाम बोली थी वो लड़की? हाँ, याद आया, नागेश। वो बोली यही मेरा असल नाम है और नाग शक्ल ही मेरी असली पहचान है। महक कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब विजय के साथ क्या हो रहा है, तो वो तन्हाई में जाकर कुछ रूहानी तरंगे नागराज की तरफ भेजती है और उनके जरिए नागराज से बात करती है। नागराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर विजय के साथ ये क्या हो रहा है।
उसे अचानक पिछले जन्म की बातें क्यों याद आ रही हैं? नरगिस, अब तुम्हारे और नागेश के मिलने का वक्त नजदीक है। इसी वजह से विजय को नागेश और नरगिस के बारे में मालूम होना शुरू हो गया है। कुछ ही वक्त में उसको तुम्हारे नागिन होने का भी इल्म हो जाएगा। नागराज, विजय को मेरे नागिन होने का पता चलने के बाद भी क्या वो मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करेगा? मोहब्बत का बंधन एक अजीम बंधन है नरगिस, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, नागेश खुद भी नहीं। वैसे नरगिस, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें अब और ज्यादा मेहतात रहना होगा। आहूजा कोई नया मंसूबा बना रहा है। जो हुक्म नागराज। महक इतना कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ विजय तन्हा ही बैठे ऐसे मुस्कुरा रहा था। विभा ये सब देख लेती है। बेटा विजय, क्या सोच रहे हो? आजकल तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग ही चमक है। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। वैसे अम्मी, महक कैसी लगती है आपको? महक, वो तो एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत और खूबसीरत भी है। वैसे तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। और विजय शर्माने लगता है। विभा को भी अपने बेटे के दिल में चल रहे मोहब्बत का एहसास हो जाता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हारी शादी महक से करवा दूं। क्या सच में अम्मी? फिर अपने जज्बात पे काबू करके विजय मना कर देता है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह उफ, अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं किसी और लायक लड़के को तलाश करती हूँ महक के लिए। विजय फौरन बोल देता है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। बेटा, एक माँ से अपने बच्चे के दिल की कोई भी बात पोशीदा नहीं रहती। विजय शर्माते हुए वहां से उठकर चला जाता है। फिर विभा भी महक के पास आ जाती है और बोलती है, महक, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी आंटी जी, बोलिए। आज काफी अरसे बाद विजय को मैंने इतना मसरूर देखा, तो मैं सोच रही थी कि जिस वजह से वो इतना खुश है उस वजह को हमेशा के लिए उसके करीब ले आऊं। ये तो अच्छी बात है आंटी जी, किसी की ख्वाहिश मुकम्मल करना अच्छी बात होती है, पर उसकी ख्वाहिश के लिए तुम्हारी हाँ की भी जरूरत है। महक विभा की बातों को समझ जाती है और शर्माने लगती है। महक, क्या तुम मेरे बेटे विजय से शादी करोगी? अगर तुम्हें वो पसंद हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। महक सर झुकाकर बोलती है। आंटी जी, जो भी आपको सही लगी। विभा ये बात घर में सबको बताती है और सब राजी हो जाते हैं। फिर रेखा ये बात श्रीकांत को जाकर बताती है। क्या तुम्हें पता है कि विभा बाजी उस विजय और उस नागिन महक की शादी करवा रही हैं? वो नागिन और उसके नाग का निकाह नहीं हो सकता। कुछ कर पागल औरत। हाँ, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, मैं ही करूं। वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? तुम ही करो जो करना है। ठीक है, मैं ही कर लूंगा जो करना है। और गुस्से से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तभी वो देखता है कि विजय सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी श्रीकांत अपनी ताकतों से विजय को गिरा देता है, जिससे विजय ऊपर से नीचे सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए आ जाता है। विजय को ऐसे जख्मी जमीन पर देखकर महक उसका सर अपनी आगोश में लेती है और गुस्से से श्रीकांत पर अपनी नजरों की ताकत छोड़ती है, जिससे श्रीकांत दूर जा गिरता है। क्या हुआ महक? उसकी तरफ आते हुए बोली और विजय को महक की गोद में लेटा हुआ देखकर खौफजदा होती है। विभा रोते हुए बोलती है, क्या हुआ मेरे बेटे को? इतनी चोट विजय के सर पर कैसे आई? सीढ़ियों से उतरते वक्त शायद इनका पैर फिसल गया। जब तक मैं यहाँ पहुंची तब तक बहुत जख्मी हो चुके थे ये। सुंदर डॉक्टर को लेकर आता है और थोड़ी देर बाद विजय को होश आ जाता है। कैसा है मेरा लाल? मैं ठीक हूँ अम्मी। महक, नंदनी, अम्मी, आप सब मत रोइए, मैं ठीक हूँ। आप सब फिक्र मत कीजिए। सीढ़ियों से टकराने से विजय की याददाश्त वापस आ गई थी। नागिन, तूने पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया है। तेरे और तेरे नाग का निकाह कभी नहीं होने दूंगा। आहूजा, क्यों अपनी जिंदगी गंवाना चाहते हो तुम? मेरे और विजय के बीच में जो कोई भी आएगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। तू देखती जा नागिन, जिस विवाह को तूने इस निकाह के लिए तैयार किया है
वही तेरा निकाह विजय से नहीं होने देगी। पागल नेवले, तू अभी मोहब्बत की ताकत से नावाकिफ है। अगर मोहब्बत की ताकत को जानना चाहता है तो अपने गुरु से पूछ, क्यों वो हमेशा मेरी मोहब्बत की ताकत से शिकस्त खाता है। ऐसी गलती तू मत कर। अपने उस्ताद का ही तो इंतकाम लेने आया हूँ मैं नागिन। अरे श्रीकांत, महक, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? जी आंटी जी, कुछ खास नहीं। श्रीकांत महक की तरफ देखता हुआ बोलता है। कुछ नहीं, बस महक को निकाह की बधाइयां दे रहा था। महक वहां से चली जाती है। फिर श्रीकांत विभा से बोलता है। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। मेरी ताकत कहती है इस घर पर नागिन का कब्जा है। श्रीकांत, मुबारक बातें किया करो। आज इतने दिनों बाद मेरे घर में खुशियां लौट आई हैं और तुम नहस बातें कर रहे हो। आज नहीं तो कल असल तुम्हारे सामने आएगा ही आएगा। और श्रीकांत वहां से चला जाता है। आधी रात में विभा को प्यास लगती है और वो पानी पीने बाहर जाती है। तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई बाहर है और बाहर देखते हुए बोलती है, ये महक इतनी रात में कहाँ जा रही है? विभा इतना ही बोलती है कि महक अचानक अपनी नागिन की शक्ल में आ जाती है और वहां से रेंगते हुए चली जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और दौड़कर महक के कमरे में जाती है। महक को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर बोलती है, महक तो यहाँ सो रही है, फिर जो मैंने देखा वो क्या था? महक विभा को देख लेती है, इसलिए विभा के कमरे में जाने से पहले महक वहां चली जाती है। विभा दोबारा बाहर जाती है देखने के लिए। तभी महक दोबारा नागिन रूप लेकर बाहर जाती है और पहले नागिन फिर नेवला बनती है और कुछ ही पलों में श्रीकांत की शक्ल ले लेती है। अच्छा, तो ये श्रीकांत था। इसका मतलब ये इंसान नहीं है। इसने ही मुझे डसा था और अब महक की शक्ल लेकर मुझे मुगालते में डाल रहा है। विभा अपने कमरे में चली जाती है। ए नागराज, मेरे खानदान की हिफाजत करना। अगली सुबह। महक बेटा, मेरे पास आओ। जी आंटी जी, बोलिए। अब भी आंटी बोल रही है मुझे। अब तू मेरी होने वाली बहू है, तो अब विजय की तरह माँ बोला कर मुझे। तभी श्रीकांत उसके पास आ जाता है और विभा डर जाती है, लेकिन होश संभालकर महक को बोलती है, बेटा श्रीकांत के लिए भी चाय ले आओ। रात अपनी नजरों से सब कुछ असल देख लिया। ये कोई लड़की नहीं है, नागिन है नागिन। इंतकाम लेने आई है तुम्हारे घर। हाँ, कल रात सारी सच्चाई का पता चल गया है मुझे कि कौन क्या है। अब बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। श्रीकांत गुस्से से बोलता है। पागल औरत, सिर्फ मैं ही तुझे और तेरे कुनबे को इस नागिन से बचा सकता हूँ। तू मुझे ही जाने को बोल रही है। महक नागिन नहीं है, तू पाखंडी है। जब गुज़िश्ता रात तुझे महक के रूप में देखा तो एक पल के लिए मैं भी तेरे धोखे में आ गई थी, पर जब लौटकर बाहर आई तो तुझे तेरी असली शक्ल में देख लिया था मैंने। तभी रेखा वहां आ जाती है। रेखा, तूने झूठ बोला मुझसे कि ये तेरा रिश्तेदार है। ये तो एक बहरूपिया है। रेखा डर जाती है। दीदी वो। तभी श्रीकांत गुस्से में नंदिनी को गोद में उठा लेता है। मैं इस बच्ची को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। अब नागिन को आना होगा मेरे पास। इतना बोलकर श्रीकांत गायब हो जाता है और विभा गश खाकर बेहोश हो जाती है। फिर रेखा भागकर महक के पास जाती है। महक, मेरी नंदिनी को बचा लो। क्या हुआ नंदिनी को? मैंने आज तक तुम्हारे साथ बुरा किया, जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है। आज मेरी मदद करो। महक अपनी आंखें बंद करती है और अपनी रूहानी नजरों से सब देख लेती है। आप फिक्रमंद ना हो, मैं नंदिनी को वापस लेकर आऊंगी। महक आहूजा का पीछा करती है और दौड़ते दौड़ते नागिन बन जाती है। महक आहूजा के करीब पहुंच जाती है और उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेती है, जिससे नंदिनी छूट जाती है। महक आहूजा को जमीन पर पटकती है। आहूजा महक की पकड़ से आजाद होते ही नेवले की शक्ल में होता है। नागिन, अब तक तेरी जंग किसी आम नेवले से हुई होगी, मेरे जैसे ताकतवर नेवले से नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ गुनाह से हुई है और मैंने हमेशा गुनाह को मिटाया है आहूजा। नरगिश फिर आहूजा पर जहर की फूंकार मारती है, लेकिन फूंकार आहूजा के गले में पड़ी माला से टकराकर वापस आ जाती है। मैं तेरी मौत हूं नागिन, तेरी मौत।
और दौड़कर अपने मुंह से नागिन की गर्दन पकड़ लेता है। नागिन नेवले को चारों तरफ से जकड़ने लगती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो नागिन की गर्दन छोड़ देता है। मुझे कत्ल करना इतना आसान नहीं है नागिन। गुनाह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में उसे मिटना ही पड़ता है आहूजा। आहूजा नागिन पर आग छोड़ता है। फिर नरगिस भी अपनी आंखों से उस पर आग छोड़ती है, जिसकी वजह कर नेवले की आग कम हो जाती है। नागिन फिर अपनी ताकत नेवले पर छोड़ती है, पर वो ताकत माला में समा जाती है। नागिन समझ जाती है कि जब तक वो माला आहूजा के गर्दन में पड़ी रहेगी, उसे मारना नामुमकिन है। नरगिस एक वसी नागिन में बदल जाती है और इससे पहले कि आहूजा कुछ समझ पाता, वो उसे अपनी पूंछ से पकड़कर उल्टा लटका देती है, जिससे उसकी माला गिरकर पत्थर से टकरा जाती है। अब तेरा खात्मा भी करीब है आहूजा, और नेवले को पत्थर पर पटक पटक कर मार देती है। आहूजा फिर इंसानी शक्ल लेकर तड़पने लगता है। उस्ताद जी। और कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देता है। कालगुरु के करीब रखा नारियल किसी बम की तरह फट जाता है। नहीं, आहूजा नहीं मर सकता। उसे कत्ल करने की ताकत किसी में नहीं है। नागिन, तूने मेरी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन अब कालगुरु तुझसे तेरे किए का इंतकाम लेगा। मैं आ रहा हूँ नागिन। नरगिस नंदिनी को उठाकर घर की तरफ चल देती है। महक की शक्ल में नरगिस रेखा के पास पहुंच जाती है। रेखा नंदिनी को गोद में लेकर उसका बोसा लेती है और बोलती है, तो ठीक है मेरी गुड़िया। विभा को होश आ जाता है। नंदिनी बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बड़ी अम्मी। ये कैसा बदकिस्मत हादसा हुआ हमारे घर में, कैसे यकीन करूं इसका? बाजी, महक ने हमारी नंदिनी को उस बहरूपिये से बचाया है। लेकिन कैसे? सब नागराज की रहमत है। तभी एक आवाज आती है, नागराज नहीं, ये तेरा कारनामा है। महक पलट कर देखती है और बोलती है, तू यहाँ भी आ गया कालगुरु? हाँ नागिन, तेरी ताकत खत्म। तुझे तेरी असली शक्ल में आना ही होगा इन सब के सामने। कालगुरु, तू ये मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है। सच्ची मोहब्बत की ताकत से तू पहले भी हारा है। मैं एक बावफा औरत हूँ, अपने माशूक के लिए कुछ भी करूँगी। शौहर के लिए, वो भी एक नागिन? कौन हो तुम? क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? ये कोई बच्ची नहीं है, एक शक्ल बदलने वाली नागिन है। तेरे कुनबे को खत्म करने आई है। झूठ मत बोलो कालगुरु, मैं सिर्फ अपने नागेश के लिए आई हूँ। हाँ, और तेरी वजह से आज इसके बेटे को मरना होगा इसे। मेरे नागेश को कुछ करने की कोशिश भी मत करना कालगुरु। ये नागेश कौन है और महक क्या सच्चाई है, मुझे बताओ। ये तुम्हें कुछ ही लम्हों में पता चल जाएगा कि कौन क्या है, और तेरा विजय इसका नागेश है। कालगुरु अपनी ताकत से महक की चारों ओर एक आग का गोला बनाता है। तभी विजय वहाँ आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन है? तेरी और तेरी नागिन की मौत हूँ मैं। कौन नागिन? जालसाज, तू चला जा यहाँ से और मेरी महक को छोड़ दे। चला जाऊंगा, पर या तो तेरी जिंदगी लेकर या नागमणि लेकर। कालगुरु विजय पर वार करता है, लेकिन उसका वार जायद हो जाता है। एक आम इंसान मेरे वार को कैसे सह सकता है? तूने ये कैसे किया? तभी नागराज की आवाज आती है। क्योंकि नागेश को सब याद आ गया, उसके खुद के बारे में, उसकी असली शक्ल के बारे में, और उसकी तमाम ताकतें वापस लौट आई हैं। अच्छा, तो तू है नागराज जो इनकी मदद कर रहा है, लेकिन तू भी आज इन्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकता। कालगुरु फिर से विजय पर वार करता है। विजय नागेश की शक्ल में आ जाता है और वार को अपने सीने पर बर्दाश्त करता है। तूने आज तक जो भी किया है मेरे और मेरी नरगिस के साथ, आज मैं तुझे तेरे गुनाहों की सजा दूंगा। कालगुरु हंसते हुए, छोटा मुंह और बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, शक्ल बदलने वाले नाग। कालगुरु फिर से नागेश पर अपनी ताकत से वार करता है, जिससे इस बार नागेश जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। नागेश को जमीन पर गिरा देखकर महक तैश में आती है और वो नरगिस की शक्ल में आ जाती है। फिर अपनी ताकत से नागेश को ठीक करती है। मेरे होते हुए तू मेरे नागेश का कुछ नहीं कर सकता पाखंडी। ठीक है, तो पहले तुझे ही कत्ल कर देता हूँ।
कालगुरु अपनी ताकत नरगिस की तरफ छोड़ देता है, लेकिन नागेश उठकर उसे अपने ऊपर ले लेता है और दूर जा गिरता है। नरगिस के गुस्से की हद पार हो जाती है और वो एक हौलनाक नागिन की शक्ल में बदल जाती है। नरगिस कालगुरु के आग के बंधन को अपनी ताकत से खत्म कर देती है। मुझे लगा था कि तू एक आबिद सन्यासी है, बस थोड़ा गाफिल हो गया है, इसलिए तुझे जीने का एक और मौका दिया था, लेकिन तू उसके काबिल नहीं है। मैं किस काबिल हूँ नागिन, ये तो तुझे मेरी ताकतें बताएंगी। कालगुरु नरगिस की तरफ अपनी ताकत से एक गोला फेंकता है। नागिन भी उसकी तरफ पलटकर वैसा ही गोला फेंकती है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और कालगुरु उस धुएं में गायब हो जाता है। इस धमाके से पूरा नागलोक हिल जाता है। ये कैसा धमाका था नागराज, जिससे पूरा नागलोक हिल गया? ये मोहब्बत की ताकत और गुनाह की ताकत की जंग है। नरगिस की कालगुरु से ये जंग कयामत का बायस हो सकती है। नरगिस की अगर हार होती है तो सारे नागलोक पर कालगुरु काबिज हो जाएगा। लेकिन कैसे नागराज? क्योंकि नरगिस की मोहब्बत की ताकत से मुतासिर होकर मैं उसके जिस्म के अंदर ही हूँ। उसकी हार मेरी हार है। कालगुरु ये अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। नागराज, फिर कालगुरु को हराने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है। वो क्या है नागराज? विजय और नरगिस का निकाह कराना पड़ेगा, जिसके बाद उनकी मोहब्बत की ताकत से एक रूहानी ताकत पैदा होगी और वो ही कालगुरु के खात्मे का सबब बनेगी। उधर विभा और रेखा महक और विजय की सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपना लेते हैं और उनकी शादी की तैयारी करते हैं। विभा नरगिस के पास जाती है और उससे पूछती है, नरगिस बेटा, शादी में शामिल होने के लिए क्या तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना है? नहीं आंटी जी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप निरूपा और उसके पूरे खानदान को बुला लें। विभा निरूपा और उसके खानदान को शादी के लिए दावत देती है। निरूपा अपने भाई रवीश के साथ शादी में आती है। नरगिस उन्हें देखकर खुश हो जाती है। रवीश, तुम्हें याद है बचपन में जो हमने नागेश और नरगिस की मदद की थी, वो यही है। अच्छा, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो नरगिस, मुझे तुमसे इतने अरसे बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने में ही नागेश वहां आ जाता है और रवीश को देखकर खुश हो जाता है और खुशी के मारे रवीश को गले लगा लेता है। इतने अरसे बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। तुमने बचपन में बहुत मदद करी हमारी, और निरूपा तो आज तक हमारी मदद ही करती चली आ रही है। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। कोई बात नहीं, दोस्त बुलाया और एहसान की बात कर रहे हो। कुछ ही पलों में नरगिस और नागेश की शादी हो जाती है और नरगिस मन ही मन सोचती है, शायद कालगुरु को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो हमारी जिंदगी से दूर चला गया। इसी तरह खुशी खुशी 1 साल गुजर जाता है और ना तो कालगुरु और ना ही उसका कोई शागिर्द नरगिस और नागेश की खुशी में दखल देने आया। नरगिस और नागेश को एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है, जिसका नाम वो काव्या रखते हैं। सब पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी राजी खुशी जी रहे थे। शादी के बाद पहली बार नरगिस नागेश के साथ दिवाली की तैयारी करती है। नरगिस पूरे घर को दियों से सजा देती है। शाम को विभा सबको पूजा के लिए बुलाती है। नरगिस और नागेश मिलकर आरती करते हैं। नरगिस लक्ष्मी पूजा करती है और आरती गाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। और फिर पूरा खानदान आतिशबाजी करता है। नरगिस बहुत डरती है आतिश से, क्योंकि इससे पहले उसने कभी आतिश नहीं जलाए थे। नागेश नरगिस को फुलझड़ी देता है। पूरा खानदान खुश होता है। नरगिस फिर काव्या को लेकर घर में अंदर चली जाती है और उसे कमरे में अकेला छोड़कर उसके लिए दूध लेने जाती है। पर जब वो वापस आती है तो उसकी बेटी काव्या गायब होती है। नरगिस रोने लगती है और नागेश को बुलाती है। नागेश, नागेश इधर आओ, हमारी बच्ची। क्या हुआ हमारी बच्ची को? नागेश बिस्तर पर देखता है तो काव्या वहां नहीं थी।
नागेश बोलता है। नरगिस, देखो घर में ही होगी किसी के पास। नरगिस और नागेश पूरे घर में बच्ची को ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। तभी नरगिस गुस्से में बोलती है, नागेश, मुझे लगता है कालगुरु वापस आ गया है। वो ही हमारी बेटी को लेकर गया होगा। नरगिस, नागेश और बाकी घर वाले नागराज की पूजा करते हैं और तभी उन्हें नागराज बताते हैं। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल वाज़ेह है नरगिस, तुम्हारी बेटी को काल गुरु ही लेकर गया है, पर वो तुम्हारी बेटी को साथ लेकर नहीं गया, अपनी मौत को लेकर गया है। पर नागराज, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो एक मामूली इंसान है, वो कालगुरु का काल कैसे बनेगी? नरगिस, भले ही तुम्हारी बेटी छोटी है अभी और अभी एक मामूली इंसान ही है, लेकिन उसके अम्मी अब्बू एक ताकतवर नाग नागिन है, जिसकी वजह से वो एक रूहानी बच्ची है और 18 साल के बाद उसमें भी वो ताकतें आ जाएंगी। पर नागराज, अभी मेरी बेटी कहाँ है? तुम काली पहाड़ी के शिव मंदिर जाओ और वहाँ शिव जी की इबादत करो, उससे तुम्हारा दुश्मन खुद मजबूर हो जाएगा, तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा। नरगिस और विजय काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और शिव की अयादत शुरू कर देते हैं, पर कालगुरु की कोई मालूमात नहीं मिल रही थी, जिससे मायूस होकर नरगिस अपना सर शिव की मूर्ति के कदमों में मारने लगती है। कुछ पल बाद कालगुरु काव्या के साथ वहाँ हाजिर हो जाता है। ये कैसी ताकत थी जो मैं खुद यहाँ आ गया? ये देवों के देव महादेव की ताकत है, जिसके सामने तेरे जैसे पाखंडी का कोई भी छल काम नहीं करेगा। कालगुरु नरगिस और नागेश को अपनी ताकत से बने एक रूहानी गोले में कैद कर देता है, जिससे नरगिस और नागेश छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन छूट नहीं पाते। बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाते। तब नरगिस नागराज से मदद मांगती है और उनकी मदद के लिए नागराज एक छोटे से नाग की शक्ल में गोले के अंदर हाजिर होते हैं। नागराज, गुनाह के खिलाफ मेरी मदद करें। नरगिस, काल गुरु को हराने का एक ही तरीका है। वो क्या है नागराज? मैं अपनी सारी ताकत तुमको देता हूँ, लेकिन काल गुरु का खात्मा सिर्फ तुम्हारी बेटी के हाथों ही हो सकता है। नागराज अपनी ताकत नरगिस के हवाले करते हैं और गायब हो जाते हैं। नरगिस गोले को तोड़कर बाहर आ जाती है और गुस्से से कालगुरु को बोलती है, कालगुरु, आज तेरा काल तुझे मेरे सामने ले आया है। शामत तो आज तेरी और तेरे नाग की आई है। नरगिस तैश में आकर एक जहर की फूंकार कालगुरु की तरफ छोड़ती है। इतनी ताकत से सरगोशी, ये मेरे कदमों को जमीन से उखाड़ रही है। ये कोई मामूली ताकत नहीं हो सकती। नरगिस, मुझे पता है तेरे जिस्म में कोई रूहानी ताकत आई है, पर आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर कालगुरु अपनी ताकत से नरगिस की तरफ आतिश छोड़ता है, लेकिन नरगिस उस पर पानी की बारिश छोड़ देती है, जिससे आग कम हो जाती है। उसके बाद कालगुरु तेज हवा का बवंडर नरगिस की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिस काव्या के करीब जाकर गिरती है। काव्या खौफ से रोने लगती है। नरगिस उसे गोद में उठा लेती है। बस बहुत खेल खेल लिया तेरे साथ नागिन, अब और नहीं। कालगुरु अपनी तमाम कुव्वत से बनी एक रूहानी त्रिशूल को जाहिर करता है। ले संभाल मेरे आखिरी धचके को। कालगुरु वो त्रिशूल नरगिस की तरफ फेंकता है, लेकिन वो त्रिशूल नरगिस के करीब आकर रुक जाता है। काव्या नरगिस की गोद में थी। वो अकीदत से हासिल त्रिशूल किसी बच्चे की मौत की वजह नहीं बन सकता था। काव्या उस त्रिशूल की नोक को छू लेती है। खुद के ऊपर त्रिशूल का असर ना होते देख नरगिस वो त्रिशूल कालगुरु की तरफ मोड़ देती है, जिससे कालगुरु का सिर और धड़ अलग अलग जाकर गिरते हैं। कालगुरु के मरने से नागेश भी आजाद हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और नरगिस बोलती है, नागेश, हमें काव्या का स्पर्श एक बार नागमणि से करवाना होगा, जिससे वो आगे जाकर इसकी हिफाजत कर सके। नागेश शिव की मूर्ति के पास जाकर नागमणि को जाहिर करता है और काव्या का स्पर्श उससे करवाता है। नागेश, अब इसे हिफाजत के साथ नागलोक भेज दो, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। नागेश नागमणि को दोबारा स्पर्श करने वाला ही होता है कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली नागेश को लग जाती है। नरगिस जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वो बोलती है, रवीश, तुम? नरगिस गुस्से से रवीश की तरफ बढ़ती है। तभी रवीश दूसरी गोली चला देता है और नागमणि उठाकर भाग जाता है। नरगिस भी घायल हो जाती है और नागेश के करीब जाकर गिरती है। नागेश, नागेश। तब तक नागेश की रूह परवाज कर चुकी होती है और विभा भी वहाँ आ जाती है और रोते रोते नरगिस के करीब बैठ जाती है। विभा काव्या को गोद में बिठा लेती है। मम्मी जी,
आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी को भी उतना ही प्यार देंगी जितना मुझे दिया है। आज से इसकी सब कुछ आप हैं, इसकी माँ बाप सब कुछ आप हैं। 18 साल बाद इसमें वो तमाम ताकतें आ जाएंगी जो मुझ में और नागेश में थी, और ये अपने वालिदैन के मौत का इंतकाम रवीश से जरूर लेगी। इतना कहने पर नरगिस की रूह परवास कर जाती है।